कहानी की शुरुआत फिलीपींस के एयरपोर्ट से होती है, जहां मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को फिलीपींस से साउथ कोरिया वापस ले जाया जा रहा होता है। जैसे ही ये कैदी एयरपोर्ट के अंदर जाने वाले होते हैं, तभी भीड़ में से एक आदमी अचानक चिल्लाता हुआ आगे आता है और उनमें से एक कैदी के पास पहुंचने की कोशिश करता है। पुलिस वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह आदमी अपने बैग में छुपे बम का रिमोट दबा देता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि कई पुलिस वाले और 30 से ज्यादा यात्री बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह रहती है कि उन सभी कैदियों को एक खरोंच तक नहीं आती। इस डरावने हादसे के 5 साल बाद एक बार फिर उन्हीं अपराधियों को साउथ कोरिया लाने की तैयारी शुरू हो जाती है। इस बार पिछली गलती से बचने के लिए फैसला लिया जाता है कि इन्हें हवाई जहाज से नहीं बल्कि एक कार्गो शिप के जरिए भेजा जाएगा। ये अपराधी इतने खतरनाक हैं कि उन्हें बंदरगाह तक लाने के लिए स्पेशल कमांडो टीम तैनात की जाती है और पूरे इलाके को आम लोगों से खाली करा दिया जाता है। हर हरकत पर ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जा रही होती है, क्योंकि जरा सी भी चूक हुई तो 5 साल पहले जैसा हादसा दोबारा हो सकता है। चेकिंग के दौरान ऑफिसर ली सियोक एक टैटू वाले क्रिमिनल को बहुत बेरहमी से मारता है। असल में इन दोनों के बीच पहले से ही पुरानी दुश्मनी चल रही होती है और ली जब भी गुस्से में होता है अपना सारा गुस्सा इसी कैदी पर निकालता है। यह कैदी पार्क जोंग है, जो कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि कई लोगों का खून कर चुका है और एक लड़की के साथ भी कर चुका है, जिसकी सजा उसे अब कोरिया में मिलने वाली है। इसी दौरान आप एक और कैदी को देखते हैं जो दिखने में बेहद शांत और भोला भाला लगता है, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और आप मानेंगे नहीं कि असल में मैं ही इन सब कैदियों में सबसे खतरनाक इंसान हूँ, लेकिन अभी तक किसी को इसकी भनक भी नहीं है। उसी वक्त एक डॉक्टर अपनी नर्स के साथ बंदरगाह पर पहुंचता है, जो हमारे साथ ही कोरिया जाने वाला होता है। दूसरी तरफ वूंग, जो इस पूरे मिशन का हेड है, कंट्रोल रूम पहुंचता है और वहां पहुंचते ही उसके लोग मौजूद सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल देते हैं और पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसी दौरान हम सभी कैदियों को जहाज में बैठा दिया जाता है। ऑफिसर ली सबको सख्त चेतावनी देते हुए कहता है कि अब हम समंदर के बीच में हैं, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर कोई पकड़ा गया तो गोली मारने का सीधा आदेश है। एक तरफ सभी अधिकारी अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं, वहीं दूसरी ओर वही डॉक्टर चुपके से कुछ इंजेक्शन अपने बैग में भरता है और इसके बाद वह बिना किसी को बताए धीरे धीरे बेसमेंट की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ पुलिस वालों से होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी को उस पर जरा भी शक नहीं होता। डॉक्टर आगे बढ़ता है और एक गुप्त नक्शे की मदद से जहाज के उस हिस्से तक पहुंच जाता है जिसके बारे में खुद जहाज के कर्मचारियों को भी कोई जानकारी नहीं होती। अंदर कुछ गुंडे एक लाश की निगरानी कर रहे होते हैं जिसका नाम एल्फा होता है। हम देखते हैं कि उसकी आंखें सील की गई होती हैं और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। इससे साफ समझ आ जाता है कि वह मरा नहीं है, बल्कि उसे इसी हालत में जबरदस्ती जिंदा रखा गया है। जैसे ही डॉक्टर उसका मुंह खोलता है, अंदर कीड़े रेंगते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर उसे बेहद घिन आती है। तभी उन गुंडों में से एक डॉक्टर से कहता है कि ज्यादा बकबक मत कर, अपना काम कर और निकल। डॉक्टर चुपचाप वही करता है जो उससे कहा जाता है और उस शरीर को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। जाते जाते एक गुंडा उसे याद दिलाता है कि हर 6 घंटे में यह इंजेक्शन देना जरूरी है, वरना अल्फा जिंदा हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इस शिप पर कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। वहीं दूसरी ओर हम सभी कैदियों को खाना दिया जा रहा था। जैसे ही खाने के डिब्बे मिलते हैं, ज्यादातर कैदी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन पार्क झोंग बिल्कुल शांत बैठा रहता है, जैसे वह किसी सही मौके का इंतजार कर रहा हो। तभी हम देखते हैं कि उसके मुंह के अंदर एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा छिपा हुआ है, जिसे उसने न जाने कब से वहां छुपा रखा था। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वाले कुछ पल के लिए अपनी जगह से हटते हैं, तो पार्क मौका देखकर उस टुकड़े को बाहर निकालता है और धीरे धीरे अपनी हथकड़ियां खोलने लगता है। पास बैठा एक और कैदी यह सब देख लेता है, जिससे उसके अंदर भी उम्मीद जाग जाती है कि शायद वे यहाँ से भाग सकते हैं। इसी बीच हम जहाज पर कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें किचन में काम करने के लिए रखा गया था। उन्हीं में से एक आदमी चुपके से कैदियों के ताले तोड़ देता है और फिर वह अपने साथियों के साथ एक कमरे की तरफ बढ़ता है जहां ढेर सारे हथियार रखे हुए होते हैं। जो भी हथियार उनके हाथ लगते हैं वे उठा लेते हैं और चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी उनमें से एक आदमी का बैग गलती से एक पाइप से टकरा जाता है, जिससे तेज आवाज हो जाती है और पास में खड़े पुलिस वाले तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। उनके लीडर ने तुरंत झूठ बोलकर बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक पुलिस वाले की नजर उनकी बंदूक पर पड़ जाती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता या किसी को कुछ बता पाता, वे अचानक हमला कर देते हैं और पुलिस वालों को बेरहमी से मार डालते हैं। सबूत मिटाने के लिए वे पुलिस वालों की लाशों को जहाज के फ्रीजर में छुपा देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वे सीधे कॉकपिट पहुंचते हैं और वहां मौजूद सभी जहाज कर्मचारियों को भी मार देते हैं। अब सिर्फ 2 लोग जिंदा बचते हैं जो इस जहाज को चला सकते थे। ये लोग टेलीफोन लाइनों को तोड़ देते हैं ताकि किसी
किसी भी देश से कोई संपर्क ना हो सके। फिर एक आदमी जहाज के ऊपर चढ़कर मेन लाइन काट देता है, जिससे कोरिया में उस जहाज की लोकेशन दिखना पूरी तरह बंद हो जाती है। वहीं जहाज के अंदर ऑफिसर डायन ने देखा कि उसके वॉकी टॉकी में सिग्नल नहीं आ रहा था। उसने अपनी टीम से बात करने की कई कोशिशें की, लेकिन जब किसी की तरफ से जवाब नहीं आया तो वह खुद ऊपर जाकर पता लगाने की कोशिश करने लगी कि आखिर क्या चल रहा है। दूसरी तरफ पार्क के साथ मौजूद एक कैदी हथकड़ी खोलने में लगा हुआ था, लेकिन उसी दौरान गलती से उसका हाथ एक पाइप से टकरा गया, जिससे आवाज हो गई। आवाज सुनकर एक पुलिस वाला वहां आया। उसने देखा कि एक कैदी ने ताला तोड़ दिया है, तो वह तुरंत एक्शन में आ गया, लेकिन तभी पार्क ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। उसने उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसका सिर फोड़कर उसकी जान ले ली। पार्क के बाकी साथी भी ऑफिसर्स को मारते काटते हुए सेल तक पहुंचते हैं और इस बीच उन्होंने इतना खून खराबा किया कि जिसकी कोई हद नहीं थी। पार्क अपने लोगों को सभी को मारने के आदेश देता है। इसके बाद उसने उस ऑफिसर के दिल में चाकू घोंपकर उसे तड़प तड़प कर मरते हुए देखा, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। फिर उसने अपनी पैंट उतारी और उसकी लाश पर पेशाब किया ताकि उसके दिल को सुकून मिले। इसी बीच ऑफिसर डायन ली को ढूंढते हुए डेक पर आ जाती है। जैसे ही उसने डॉक्टर को ऊपर आते देखा, उसने तुरंत पूछा कि वह नीचे क्या करने गया था। डॉक्टर थोड़ा घबरा गया और मन ही मन कोई जवाब सोचने लगा, लेकिन तभी ऑफिसर ली वहां पहुंच जाता है, जिससे डॉक्टर बच जाता है। उसी समय एक ऑफिसर देखता है कि कोई आदमी सैटेलाइट टावर से उतर रहा है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह फटाफट केबिन की तरफ भागता है। उधर पार्क के साथ ही सभी कैदियों को आजाद कर देते हैं, लेकिन अब वहां सिर्फ पार्क की ही चल रही होती है। तभी उनमें से एक कैदी ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है और बोलता है कि पुलिस वाली लड़कियां कहाँ हैं, मुझे उनके साथ मजे करने हैं। इतना सुनते ही पार्क बिना एक पल गंवाए उसे गोली मार देता है और ठंडे लहजे में कहता है कि वह सब मेरी है। थोड़ी देर बाद वे मुझे भी आजाद कर देते हैं। पार्क मुझे पिछले 10 सालों से जानता था। वह कहता है कि 10 साल हो गए, लेकिन तेरा चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। इसके बाद पार्क बाकी लोगों को समझाता है कि इसकी शक्ल पर मत जाना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूँ, तो इसके किए हुए काम सुनकर तुम सब डर के मारे अपने पेंट में ही पेशाब कर दोगे। मैं कोरिया जाना चाहता था, लेकिन पार्क साफ शब्दों में कहता है कि अब यह जहाज कहीं नहीं जाएगा, हम सब अब यहीं रहेंगे। इन सब बातों से बेखबर सियोक जब अपने साथियों के साथ कॉकपिट तक पहुंचता है, तो वह देखता है कि वहां पूरे क्रू की लाशें पड़ी होती हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कॉकपिट में छिपे लोग उन पर अचानक गोलियों की बारिश कर देते हैं। इस हमले में कुछ लोग मारे जाते हैं, लेकिन सियोक, डायन और कुछ दूसरे अफसर किसी तरह बच निकलते हैं। तभी एक हमलावर एक क्रू मेंबर के सिर पर बंदूक रखकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है। उसकी चाल काम करने ही वाली होती है कि तभी डायन बड़ी होशियारी से उसे निहत्था कर देती है और मौका मिलते ही सियोक उसे गोली मार देता है। पायलट काफी डरा हुआ था, लेकिन उसने बताया कि इंजन रूम में एक सैटेलाइट फोन रखा है, जिससे कोरिया में बात की जा सकती है। उधर गोलियों की आवाज सुनकर डॉक्टर घबरा जाता है और नर्स से पूछता है कि क्या तुम्हें भी बाहर से गोली चलने की आवाज आई? लेकिन नर्स उस वक्त नशे में होती है और उसे लगता है डॉक्टर मजाक कर रहा है। वह कहती है कि मैं जाकर देखती हूँ। तभी डॉक्टर उसे तुरंत रोक लेता है और दरवाजा लॉक कर देता है। एक तरफ पुलिस को लगता है कि क्रिमिनल्स उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है और दूसरी तरफ क्रिमिनल्स को लगता है कि पुलिस उनकी जान के दुश्मन है। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा तो नीचे उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वक्त पर बेहोशी की दवा न मिलने से अल्फा जाग जाता है। इसी दौरान पार्क अपने लोगों के साथ इंजन रूम की तरफ बढ़ता है और रास्ते में जो भी काम करने वाले मिलते हैं उन्हें बिना रुके मार देता है। इंजन रूम में घुसते ही वे बचे हुए लोगों को भी खत्म कर देते हैं और सैटेलाइट फोन को भी तोड़ देते हैं। अब इस जहाज का किसी से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं बचता। तभी चीफ इंजीनियर डरते हुए कहता है कि मेरे बिना ये जहाज नहीं चल सकता। ये सुनते ही सारे कैदी हंस पड़ते हैं, क्योंकि उनका इरादा जहाज चलाने का था ही नहीं। वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तेरे साथी भी मरने से पहले यही बोल रहे थे। पार्क उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मैं उसे रोक लेता हूँ और कहता हूँ अब बहुत हो चुका है। हम दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि तभी सियोक अपनी बची हुई टीम के साथ हमें चारों तरफ से घेर लेता है। इंजीनियर घबरा कर कहता है कि यहाँ गोली मत चलाना, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। पार्क चाहता था कि वह सियोक को अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारे, लेकिन निहत्था होने के बाद भी सियोक की आंखों में जरा सा भी डर नहीं दिखाई देता। इसके बाद दोनों ग्रुप के बीच बेहद भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई किसी का गला काट रहा होता है तो कोई किसी का सिर फोड़ रहा होता है। इसी अफरा तफरी में एक आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अल्फा अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अल्फा उसे इतनी जोर की लात मारता है कि उसके शरीर के अंग टूटकर चूर चूर हो जाते हैं। ये देखकर सब अपनी आपसी लड़ाई भूल जाते हैं और बस उस राक्षस को देखते रह जाते हैं। अल्फा एक एक करके सबको घूर कर देखता है, जैसे वह उन्हें स्कैन कर रहा हो, और फिर चाकू उठाकर लोगों को ऐसे काटने लगता है जैसे कोई कसाई जानवर काटता हो। ऐसा लगने लगता है कि उसे सिर्फ कत्लेआम के लिए ही बनाया गया है।
बस उसे यह नहीं बताया गया कि किससे जिंदा छोड़ना है। वह एक आदमी का सिर पकड़ता है और अपनी उंगलियां इतनी जोर से उसके अंदर ढसा देता है कि सिर पिचक जाता है। सब लोग डर के मारे कांप रहे होते हैं, लेकिन मुझे अल्फा का जरा सा भी डर नहीं होता। जब सियोक उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो अल्फा उसे भी बेरहमी से मारता है। पार्क उस पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाता है, लेकिन अल्फा को एक खरोंच तक नहीं आती। उल्टा उसके घाव बहुत तेजी से भर रहे थे, जिससे उसे मारना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। बाकी लोग किसी तरह जान बचाकर भाग निकले, लेकिन अल्फा ने पार्क का पीछा नहीं छोड़ा। अब दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन पागल पार्क अब भी यह नहीं समझ पाया था कि अल्फा को हराना उसके बस की बात नहीं है। अल्फा एक भारी हथौड़े से उसके दोनों हाथ तोड़ देता है और फिर उसी हथौड़े से उसे बार बार मारकर उसके सिर का कचूमर बना देता है। सियोक कुछ समझ पाता उससे पहले ही अल्फा उसे पकड़ लेता है और उसकी जान जाने ही वाली होती है। तभी मैं बीच में कूद पड़ता हूँ और किसी तरह उसकी जान बचा लेता हूँ। डायन उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन अल्फा की बॉडी इतनी तेजी से खुद को हिल कर रही होती है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसका शरीर इतना भारी और ताकतवर होता है कि आम इंसान उसे हिला भी नहीं सकता। हम सब किसी तरह जान बचाकर भागते हैं और मैं एक मोटे लोहे का गेट बंद करने की कोशिश करता हूँ। अल्फा पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है और ऐसा लगता है कि वह दरवाजा तोड़ ही देगा। तभी मैं पूरी हिम्मत जुटाकर उसे जोर से लात मारता हूँ और उसी पल दरवाजा बंद हो जाता है। इसी दौरान वूंग सैटेलाइट की मदद से उस जहाज को समुद्र के बीच ट्रैक कर लेता है। तस्वीरें देखते ही वह समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है और जरूर कैदियों ने जहाज पर कब्जा कर लिया है। वह लगातार एक आदमी की कॉल को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि आखिरकार उसे फोन उठाना ही पड़ता है। कॉल पर उसका बॉस गुस्से में कहता है कि उस जहाज पर जाओ और अल्फा को यहाँ लेकर आओ। वूंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन उसकी यह बात सुनकर उसका बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि बॉस की छाती पर एक टैटू बना हुआ है और बिल्कुल ऐसा ही टैटू अल्फा की बॉडी पर भी था। इससे साफ हो जाता है कि अल्फा अकेला नहीं है जिसके अंदर सुपर पावर है। फोन कटते ही वूंग गुस्से में बिजली के खंभे पर जोर से मुक्का मारता है और उसी पल हमें समझ आ जाता है कि वूंग खुद भी एक सुपर ह्यूमन है। वहीं दूसरी तरफ जहाज के अंदर कैप्टन सबको छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह रेस्क्यू बोट को नीचे उतारने लगता है तभी वहां अल्फा आ जाता है। अल्फा बेरहमी से कैप्टन और उसके साथी को मार देता है और फिर रेस्क्यू बोट के टुकड़े कर देता है ताकि जहाज से कोई भी भाग न सके। पास ही मौजूद नर्स अपने केबिन के बाहर तेज तेज पटकने की आवाजें सुनती है। वह थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन डॉक्टर के मना करने के बावजूद वह धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वह बाहर झांकती है, अल्फा उसकी गर्दन पकड़ लेता है और इतनी जोर से दबाता है कि उसकी गले की नसें फट जाती हैं। उस भयानक मंजर को देखकर डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि अगर वह एक पल भी वहां रुका तो उसका अंजाम भी वही होगा। इसी डर में वह पूरी ताकत लगाकर वहां से भागता है और आखिरकार ऑफिसर सियोक मुझसे टकरा जाता है, जो उसी को ढूंढते हुए जहाज के अंदर भटक रहे होते हैं। सियोक डॉक्टर से पूछता है, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? इसके जवाब में डॉक्टर उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वह बताता है कि प्रोजेक्ट अल्फा एक गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट था जिसे यॉन जेनेटिक्स नाम की कंपनी चला रही थी। शुरुआत में यह कंपनी इंसान को 10 साल तक जवान बनाए रखने वाली गोली बनाने का दावा करती थी, लेकिन इसी की आड़ में वे सुपर ह्यूमन हथियार तैयार कर रहे थे। उन्हें बहुत चोटें आई थी, पर डॉक्टर ने बताया कि वह अपना फर्स्ट एड किट बेसमेंट में ही छोड़ आया है। ये सुनते ही सियोक कहता है, तुम लोग नीचे जाओ, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि कोई जिंदा बचा है या नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि कुछ महिला कैदियों ने बड़ी चालाकी से अपने ऊपर नजर रखने वाली ऑफिसर को बंधक बना लिया है। बाहर 2 और कैदी पहरा दे रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें सुनाई देता है कि कोई गेट पर जोर जोर से लात मार रहा है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, गेट टूटकर उछलता है और सीधे उनमें से एक कैदी पर आ गिरता है। अल्फा उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपने पैरों तले उसका मुंह बेरहमी से कुचल देता है। वहीं जिस ऑफिसर को उन लोगों ने बांध रखा था, अल्फा उसे भी चाकू से गोद गोद कर मार डालता है। जो लोग बच गए थे वो जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं और जो नहीं भाग पाए उन्हें अल्फा की दरिंदगी का सीधा सामना करना पड़ता है। इसी दौरान डॉक्टर हमारे साथ बेसमेंट में पहुंच चुका होता है। वहां मैं देखता हूं कि अल्फा पर निगरानी करने वाले सभी गार्ड्स की लाशें पड़ी हैं और चारों तरफ खून के छींटे बिखरे हुए हैं। लाशों की हालत देखकर ही मुझे समझ आ जाता है
कि यहाँ कितना भयानक कत्लेआम हुआ होगा। डॉक्टर देखता है कि उसका फर्स्ट एड किट वहीं पड़ा हुआ है। वह तुरंत एक कैदी के पैर में टांके लगाना शुरू कर देता है। मुझे भी चोट लगी थी, लेकिन मैं अपने घाव को छुपा लेता हूँ। तभी डायन को एक गुप्त फाइल मिलती है जिसमें साल 1943 के सैनिकों का जिक्र होता है। जैसे ही वह पन्ने पलटती है, उसे एक तस्वीर मिलती है और डायन तुरंत पहचान जाती है कि यह वही आदमी है जिसने सभी को मारा है। फाइल से पता चलता है कि अल्फा का जन्म साल 1911 में हुआ था, यानी वह आदमी करीब 110 साल से जिंदा है। आगे लिखा होता है कि साल 1943 में उसे जबरदस्ती जापानी सेना के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने भेजा गया था। उस जंग में उसने अपना एक हाथ खो दिया था और जब वह जापानियों के किसी काम का नहीं रहा तो उन्होंने उसे कैद कर लिया और उस पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट किए। डॉक्टर आगे पढ़ता है तो सामने आता है कि इन प्रयोगों से इंसान बेहद हिंसक बन जाता था और उसकी ताकत एक आम इंसान से करीब 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। जापानी इन सैनिकों को युद्ध में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। इसके बाद हमें साल 1943 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम अल्फा को देखते हैं जिसकी बॉडी को काट काट कर डॉक्टर्स ने ऐसी हालत में पहुंचा दिया था कि उसे पहचाना ही नहीं जा सकता था। ऑपरेशन पूरा होते ही जापानी कमांडर और उसकी टीम अपने काम की तारीफ करते हुए तालियां बजाने लगती है, लेकिन उन्हीं तालियों के शोर से अल्फा की धड़कन अचानक तेज हो जाती है। हालात संभाले जाने से पहले ही अल्फा जाग जाता है और एक एक करके वहां मौजूद सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। सैनिक उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि यह कोई आम इंसान नहीं है, उन्होंने एक राक्षस बना दिया था। अल्फा एक ऐसी मशीन बन चुका था जिसकी लगाम किसी के हाथ में नहीं थी। डर के मारे एक डॉक्टर उसे अंदर बंद कर देता है और सोचता है कि वह बच गया, लेकिन अल्फा बिना आंखों के ही सीधा उसके सिर के बीच गोली मार देता है और वह वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद अल्फा इस जहाज पर कैसे पहुंचा, यह अपने आप में ही एक रहस्य था। उधर सियोक महिला कैदियों के सेल में पहुंचता है, लेकिन वहां भी उसे सिर्फ लाशें ही मिलती हैं। एक कैदी को इस कदर मारा गया था कि वह न भाग सकती थी न अपना बचाव कर सकती थी। इसी बीच कुछ लोग जान बचाते हुए लिफ्ट में घुस जाते हैं। लिफ्ट नीचे जा ही रही होती है कि तभी अल्फा उस पर कूदता है और उसकी केबल तोड़ देता है, जिससे लिफ्ट बीच में फंस जाती है। इसके बाद उसने लोहे को ऐसे फाड़ा जैसे कि वह कोई कागज हो। उसने एक को पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचकर उसे नोचने लगा। सियोक ने पहुंचने में देर कर दी थी। उसने सबसे पहले उस महिला कैदी की लिफ्ट से निकलने में मदद की, लेकिन उस दूसरे कैदी की जान बचाना इतना आसान नहीं था। वह कैदी भी यह बात समझ गया था, इसीलिए उसने उन दोनों को बचाने के लिए अल्फा को रोके रखा। जल्द ही लिफ्ट टूट गई और वह दोनों सीधा कई फीट नीचे जा गिरे। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज बेसमेंट तक सुनाई दी। जब सियोक ने नीचे झांक कर देखा तो वह अभी तक जिंदा था। उसी वक्त वूंग अपने लोगों के साथ जहाज पर पहुंच चुका था और लैंड करने से पहले उसके लोग अपने शरीर में सुपर सोल्जर सीरम लगा लेते हैं, जिससे उन्हें कुछ देर के लिए जबरदस्त ताकत मिल जाती है। इधर सियोक अल्फा से जान बचाते हुए किचन तक पहुंच जाता है। वह अंदर से दरवाजा बंद कर देता है और उस महिला कैदी से कहता है कि वह फ्रीजर के अंदर छिप जाए। कुछ ही देर बाद अल्फा दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस आता है। सियोक उस पर लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली असर नहीं करती। अल्फा उसे उठाकर पूरे किचन में पटकता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर भी सियोक हार नहीं मानता। वह अल्फा के हाथ में चाकू घोंप देता है और जब उससे भी कुछ नहीं होता तो अपने दांतों से उसे काटने लगता है। अल्फा उसे बेरहमी से मारता रहता है, लेकिन जब तक सियोक उसका हाथ काट कर अलग नहीं कर देता, वह पीछे नहीं हटता। सियोक की आंखों में मौत का कोई डर नहीं था, लेकिन आखिर में अल्फा ने उसे जोर से लात मारकर उसकी गर्दन तोड़ दी और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसी वक्त फ्रीजर के अंदर छिपी महिला कैदी से हल्की सी आवाज निकल जाती है, जिसे अल्फा सुन लेता है। वह डर के मारे उन्हीं लाशों के बीच मरे होने का नाटक करने लगती है। अल्फा अंदर आता है, लेकिन कुछ देख नहीं पाता, क्योंकि वह शरीर की गर्मी से अपने शिकार को महसूस करता था। लेकिन फ्रीजर के अंदर इतनी ठंड होती है कि उसे कुछ पता नहीं चलता। वह इतना पास आ जाता है कि उसकी सांसें उस महिला के चेहरे को छूने लगती हैं। लेकिन तभी बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और अल्फा का ध्यान भटक जाता है, जिससे वह वहां से चला जाता है। उधर वूंग जहाज के अंदर पहुंचता है और चारों तरफ फैली लाशें देखकर समझ जाता है कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। उसके सैनिक जहाज के एक एक कोने की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई जिंदा इंसान नजर नहीं आता। इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, वह महिला कैदी आखिरी उम्मीद लेकर भागती हुई उनके पास पहुंच जाती है और कहती है, जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो वह आ जाएगा। लेकिन वूंग बिना एक पल सोचे वहीं उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर डायन और डॉक्टर वहां पहुंच जाते हैं। सामने लाश पड़ी देखकर वे समझ जाते हैं कि ये लोग उन्हें बचाने नहीं आए हैं। डायन तुरंत चिल्लाकर कहती है कि
अपने हथियार नीचे रखो और सरेंडर करो। लेकिन वूंग बेझिझक उसे भी गोली मार देता है और साफ हो जाता है कि वह किसी को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। वूंग अपने सैनिकों को बाकी लोगों को मारने का इशारा ही करने वाला होता है कि तभी मैं सुपर स्पीड से आगे बढ़कर उन्हें रोक लेता हूँ। ये देखकर वूंग चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि यह आखिर है कौन। वह मेरे कपड़े फाड़ देता है और जैसे ही मेरी छाती पर वही निशान देखता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह समझ जाता है कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और मैं जानबूझकर इस जहाज पर आया था ताकि उन तक पहुंच सकूं। वूंग मुझे ध्यान से देखता है और अचानक उसे सब याद आ जाता है। उसे याद आता है कि सालों पहले दो गैंग आपस में भिड़ गई थीं, जहां दोनों तरफ से लोग एक दूसरे को बेरहमी से मारते चले गए थे। उन मरने वालों में मैं भी शामिल था। वूंग ने सभी लाशें उठवाई और उन्हें प्रयोग के लिए भेज दिया। कई लाशों में सिर्फ मैं ही था जिस पर उनकी दवा का असर हुआ था। लेकिन जब कई घंटों तक मेरी बॉडी में कोई हरकत नहीं दिखी तो मुझे मरा हुआ समझ लिया गया और आदेश दिया गया कि मुझे बाकी लाशों के साथ ठिकाने लगा दिया जाए। इसके बाद सबको एक पिग फार्म में लाया गया और लाशों पर कोई चीज छिड़की गई ताकि सूअर उन लाशों को अपना चारा समझकर खा जाए। उसी वक्त मुझे होश आ गया। जैसे ही मैंने सुना कि मुझे मारने की बातें हो रही हैं, मैंने वहां मौजूद हर आदमी को मार दिया और वहां से भाग निकला। तभी मुझे समझ आ गया कि अब मैं कोई आम इंसान नहीं रहा। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि मेरे बारे में किसी को पता न चले और मैं दुनिया से छुपकर जीता रहा, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। जल्द ही वूंग ने मेरी फैमिली को ढूंढ निकाला और मेरी वाइफ और बेटे को मार दिया। शुरुआत से अब तक जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी साजिश का हिस्सा था ताकि मैं अपने परिवार के कातिलों तक पहुंच सकूं और उनसे बदला ले सकूं। हम दोनों की लड़ाई चल ही रही थी कि तभी अल्फा वहां आ जाता है। वूंग चिल्लाकर कहता है, सिर्फ इसके सिर पर गोली मारो, और उसके सैनिक गोलियों की बारिश कर देते हैं। अल्फा किसी तरह खुद को बचाते हुए एक एक करके सबको मारता चला जाता है। इसी बीच डॉक्टर और वह कैदी मौका मिलते ही वहां से भाग निकलते हैं। उन्होंने बाहर आकर देखा कि हेलीकॉप्टर अभी भी वहीं खड़ा है। दोनों फौरन अंदर घुसे और पायलट के सिर पर बंदूक रखकर उसे उड़ने का आदेश दिया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पायलट ने बिना एक पल सोचे दोनों को गोली मार दी और इसी के साथ इस जहाज पर मौजूद सारे आम इंसान मारे जा चुके थे। अब यहाँ सिर्फ मेटा ह्यूमंस बचे थे। उधर अंदर अल्फा सीधे वूंग पर हमला कर देता है, पर वह बाकियों की तरह मामूली टारगेट नहीं था। वह अल्फा से भिड़ते हुए कहता है, तुम बहुत महंगे हो, काश तुम्हें मारना ना पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह मुझे दूसरा मिल गया है। इसके बाद वूंग पूरी ताकत से अल्फा पर टूट पड़ता है और बेरहमी से उसका गला काट कर उसका काम तमाम कर देता है। अब पूरे जहाज पर सिर्फ वूंग और मैं ही बचे होते हैं। हम दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। ताकत में हम दोनों बराबर थे, लेकिन वूंग के पास मिलिट्री का अनुभव था जो मुझ पर भारी पड़ रहा था। मुझे मारने से पहले वूंग ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हारे बेटे की शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती थी। तुम्हें मारते वक्त मुझे वही दिन याद आ रहा है जब मैंने उसे मारा था। ये सुनते ही मैं गुस्से से पागल हो जाता हूँ। मैं वूंग पर टूट पड़ता हूँ और उसे कई बार चाकू मारता हूँ। फिर पूरी ताकत से ऐसी लात मारता हूँ कि वह रेलिंग तोड़ते हुए सीधे समुद्र में जा गिरता है। लेकिन मैं यही नहीं रुकता, मैं भी उसके पीछे समुद्र में कूद जाता हूँ और तब तक उसे मारता रहता हूँ जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं जाती। इस काली रात के बाद जब अगली सुबह का सूरज उगता है, जहाज पर हुआ खौफनाक कत्लेआम अब नेशनल हेडलाइन बन चुका होता है। इसी बीच हम वूंग के बॉस को देखते हैं जो खुद वहां पहुंचकर अपने नए टेस्ट सब्जेक्ट का मुआयना करता है। वैज्ञानिक डरते हुए उसे बताता है कि इतना ज्यादा प्रेशर खतरनाक साबित हो सकता है और इस हालत में काम करना नामुमकिन है। लेकिन बॉस ठंडे अंदाज में कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है और हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इसके बाद वह एक बंद सेल में जाता है जहाँ एक बच्चे को कैद करके रखा गया होता है और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। उस दिन वूंग ने मेरे बेटे को नहीं मारा था क्योंकि उसके अंदर भी मेरी तरह जन्म से ही सुपर पावर थी। इसी वजह से उसे मारने के बजाय जिंदा रखा गया और कैद में बड़ा किया गया, जबकि मैं पूरी जिंदगी यही समझता रहा कि मेरे बेटे को बेरहमी से मार दिया गया है। आखिर में हम देखते हैं कि समुद्र की तेज लहरें मुझे बहाकर एक सुनसान बीच तक ले आती हैं। चारों तरफ देखकर मुझे एहसास हो जाता है कि मैं कोरिया पहुंच चुका हूं।